हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पीवाईक्यू की नज़र में 2023 का पेपर देखने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 2023 का पेपर जो है अभी तक का सबसे टफ पेपर था। पेपर कहें तो टफ नहीं था, उसके पैटर्न में चेंजमेंट था। तो आपको पता है कि हम लोग पैटर्न को देखते ही हैं, जो भी पेपर देखते हैं उसके पैटर्न को देखते हैं, प्लस उसके नेचर को देखते हैं कि यूपीएससी कैसे अपने नेचर को चेंज करता चला गया। खासकर 2019 के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी चेंजमेंट दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम लोगों की ये जो पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज है, इसमें हमारा मेन फोकस रहता है यूपीएससी की थीम को बताना कि यूपीएससी देखिए ये थीम बदलती रही है। 2022 में भी इसी तरह की आई है, 23 में भी इसी तरह से, 24-25 इस तरह से बताते रहते हैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है डिटेल एनालिसिस, जिसमें हम बढ़िया से जो है 2011 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर को अच्छे से कवर करना है। तो डिटेल एनालिसिस में हम अच्छे से कवर कराते हैं। आप अभी 2012 का पेपर 2 दिन पहले मैंने डाला था हिस्ट्री का, आप उसको देख लेना। प्लस ज्योग्राफी को डाला था, उससे पहले 2011 के सारे पेपर दे चुके हैं हम लोग। तो आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसका एक फ़ायदा ये है कि आप जितना भी सिलेबस आपने पढ़ लिया है, उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपने जो भी पढ़ लिया है उसका रिवीजन हो जाएगा वहाँ पे, वो भी पीवाईक्यू को देख करके। मतलब पीवाईक्यू के संदर्भ में हम लोग रिवीजन करेंगे। और आपको पता होगा कि जब भी यूपीएससी कोई प्रश्न पूछता, मान लो ये प्रश्न मैं दिखाता हूँ, ये प्रश्न पूछा, ठीक है, इसके कथन है, ये कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, इन्हीं के कथन से उठा देगा। जैसे लिखा है भारत सरकार काले तिल, तब काले तिल के बारे में यूपीएससी हो सकता है आपसे अलग से प्रश्न अगली बार बनाए और काले तिल के बारे में कुछ स्पेशल पूछ ले। तो हम लोग इसी, जैसे काले तिल है, ठीक है, इसके बाद मान लो काले तिल की खरीफ की खेती है, तो इसके मान लो खरीफ की खेती है, ठीक है, इसको हमने विशेषता दी है कि इसके जो ऑप्शन है यूपीएससी उससे पूछ लेता है प्रश्न। तो हमने ये काम किया है कि उसके ऑप्शन को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, जिससे क्या हो कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और अगली बार अगर कोई प्रश्न बनता है तो यूपीएससी के उस प्रश्न को करने की कला आपके अंदर पैदा हो जाए, ठीक है। तो हमने ये कोशिश करी है। तो ये सीरीज इस तरह से हमारा मेन फोकस इसमें थीम को बताना होता है। बाकी पैटर्न को भी हम यहाँ पर समझते रहते हैं, नेचर को भी देखते रहते हैं, और डिटेल एनालिसिस तो मान लो आपको बता ही दिए, करना ही करना है आपको। अगर कर लोगे तो फायदा मिल जाएगा, और जो भी चीज़ आपने अभी तक पढ़ रखी है उसी का रिवीजन यहाँ पर डिटेल एनालिसिस में हो जाएगा। तो खैर चलते हैं हम लोग सीधे। आपको पता है कि हम लोग सिलेबस को देखते हैं पीवाईक्यू की नज़र में। तो पीटी के सिलेबस को आप जब देखोगे तो उसमें लिखा हुआ आर्थिक और सामाजिक विकास, ठीक। अब इतना लिख देने से आपको नहीं लगेगा, आपको कैसे पता कि हमको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हम लोग इसको देखने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास, इसके बाद डैश लगा है, ठीक। सतत विकास, मतलब जो भी विकास करना है उसको सतत रूप में करना है। देखना है कि आज भी अगर हम पानी का यूज कर रहे हैं, जल का यूज कर रहे हैं, तो जल को इतना ना दोहन कर लें कि कल को जल हमारे योग्य, पीने योग्य या किसी यूज के लिए बचे ही ना। फिर गरीबी को ख़त्म करना है। आपको पता है हमारे देश में गरीबी व्याप्त है। समावेशन, जैसे कि वित्तीय समावेशन, सामाजिक समावेशन, ठीक है, इस तरह से और भी समावेशन। कि मान लो कि एक गरीब गांव में, पिछड़े एरिया में बैंक नहीं है, तो उसमें वित्तीय समावेशन कर दिया जाए। बैंक मित्र योजना को लागू कर दिया जाए, और सरकार की विभिन्न योजनाएं उसको इसमें समाहित कर सकते हैं। ये जब आप पढ़ लोगे तभी आप कर सकते हो। जनसांख्यिकी, ठीक, आपको इसके बारे में पता होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। डेमोग्राफिक, अब मान लो कि हमारी युवा आबादी है, तो उसको आप कैसे यूज कर पा रहे हो। जैसे चाइना, आपको पता है कि चाइना जो है आज से 20 साल 25 साल बाद उसके यहाँ की जो आबादी है वो बूढ़ी होने लगेगी। हम भी उसी कगार पे हैं, पीछे से हम भी चले आएंगे। अब हमारे पास इतना ज़्यादा जनसंख्या युवा है तो हम उसका कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज कर लें, तो हमको जनसांख्यिकी लाभांश का काफ़ी फायदा मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी सरकार की कहीं ना कहीं एक कमी है। तो जिसको सरकार को, अब सरकार हालांकि ध्यान दे रही है अब, और हम लोगों के अंदर भी था कि हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा पीछे भागते थे, ठीक है। खैर ये अलग चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी पीटी पर हमें फोकस रहना है। तो इनमें विस्तार से, ये मेंस के टॉपिक है, मतलब मेंस के स्तर पर इन पर विस्तार से चर्चा करने लायक है। बाकी यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, तो मतलब कोई अगर सोशल सेक्टर में कोई स्कीम लाई जा रही है तो उसको यूपीएससी पूछ सकती है। लेकिन हमको ये चीज़ प्रीलिम्स का सिलेबस 5 नंबर इकोनॉमी का देख करके हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम थोड़ा सा मेंस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो मेंस में आप जब पढ़ोगे तब मेंस की चीज़ें ही पीटी में पूछी जाती है, जैसे सरकारी बजट, अब बजट से ही सवाल पूछ लेता है, ठीक। मुख्य फसलें, अभी आपको मैंने दिखाया, काले तिल, खरीफ की खेती, ये सीधा सीधा प्रश्न है यहीं से कि देश के अंदर विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली जैसे कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय, और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। अब ये मैंने आपको इसी से संबंधित एनसीईआरटी की 12th क्लास और 12th क्लास की मानव भूगोल और एक अर्थव्यवस्था भूगोल, उसकी किताब मैंने बताई थी कि आपको पढ़ना चाहिए। और मैं डिटेल डेली टारगेट में बता रहा हूँ। डेली टारगेट हमारा मेंटरशिप जैसा प्रोग्राम है एक, जिसमें हम फोकस रहते हैं कि आपको क्या बताना है, कि आपको जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, मैं इनमें कुछ टॉपिक्स आपको देता हूँ। जो बच्चे इनको कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में क्या होता है, खुद से ही पढ़ना होता है आपको। यहाँ पर अगर कोई टॉपिक्स में दिक्कत होती है तो हम आपको उसमें मदद कर देंगे, लेकिन कोशिश रहती है कि आपको खुद से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंततः आप खुद ही पढ़ करके क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम को, ठीक है। तो खैर अलग चीज़ है, हम आपको ये चीज़ें देते रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि मैंने वहाँ पर बताई, ये सब चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। फिर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सहायता, एमएसपी भी तो वैसे ही है, ठीक है।
मिलता जुलता। बाकी डायरेक्ट सरकार क्या कर देती, सब्सिडी दे देती, तो वही सहायता होगी। प्रत्यक्ष सहायता मतलब आपके खाते में आ जाए तो प्रत्यक्ष सब्सिडी हो गई। और अगर कोई आप फसल के लिए कोई खाद खरीद रहे हैं, ठीक है, यूरिया वगैरह खरीद रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको दे देती है पैसा कि आप जो है 500 रुपये की बोरी को 300 रुपये में बेच दो, 200 रुपये हम आपको अलग से दे देंगे। तो 300 रुपये की बोरी किसान को मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये फिर यहाँ लिखा न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंपल भाषा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार काले तिल बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है, ठीक। अब ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका कहीं ना कहीं हमें मेंस के सिलेबस को ज़्यादा फोकस होकर के पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं मेंस के सिलेबस को डिस्कस नहीं करूँगा, इससे पहले मैंने कई बार डिस्कस किया है वीडियो, जिससे क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार आप पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। जब मेंस के समय आएंगे, जब पीटी आपका निकल जाएगा, तो मेंस के समय में आएंगे तो इन्हीं सिलेबस को, मान लो कि इसके जो है 10 पार्ट हैं, तो 10 पार्ट के एक एक, जैसे कि बुनियादी ढांचा है, तो बुनियादी ढांचा में हम आपको 50 शब्द का एक नोट्स बना के दे देंगे। बस आप कहीं पर भी मेंस में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसकी भूमिका जब आप लिखोगे तो उसमें आपको इसका 50 शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। भूमिका में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे तो मुख्य भाग में इस्तेमाल कर लो, मुख्य भाग में इस्तेमाल कर लो, निष्कर्ष में इस्तेमाल कर लो। ये तो मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल है, आपको इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए। वो जब आप उत्तर लेखन करोगे तो आपको मिल जाएगा। हमारी उत्तर लेखन की भी सीरीज पड़ी हुई है, आप जाओ तो देख सकते हो। उसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट और गवर्नेंस को कराया है। फिर उसके बाद पीटी का समय आ गया, क्योंकि हमने जून जुलाई में स्टार्ट किया था, और डेली 2 आंसर करा रहे थे, एक आंसर, और क्वेश्चन 2025 तक के पूरे कराने थे। चाहता तो मैं 1 साल के पूरे प्रश्न वैसे कराता, जैसे गवर्नेंस का करा दिया, पॉलिटी का करा दिया, इस तरह से कराता तो हो जाता, इकोनॉमिक कराता। लेकिन मैंने एक सब्जेक्ट को पकड़ा कि पूरा एक सब्जेक्ट उठाऊंगा 2013 से 11 से 2013 से, जब से मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, और 2025 तक पूरा कराऊंगा। तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट करा दिया था, गवर्नेंस करा दिया था। आप चाहो जो जिनको 2026 का पीटी नहीं देना है वो जा करके देख सकते हैं, ठीक। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। अब यहाँ प्रश्नों को देख करके इसमें मैं आंसर नहीं बताता हूँ। आंसर बताने का कारण, न बताने का कारण एक ये है कि उससे दिमाग, माइंड नहीं खुलता। मैंने भी ये चीज़ अपने तरफ से जब देखी कि मैं आंसर, जैसे मान लो कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, नीचे यहाँ पर आंसर दिए होते थे, मान लो इस कोने में, और नीचे व्याख्या दी है, तो क्या होता था कि हमारा माइंड आंसर पे जल्दी चला जाता है। लेकिन आंसर देख लिया तो फिर आपका माइंड नहीं खुलेगा, आप उसके बारे में और सोच नहीं सकते। जो यूपीएससी के लिए होना चाहिए, यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक चीज़ ये होनी चाहिए कि उसको आंसर तक पहुंचने के लिए पहले तड़पो तो, देखो तो कि यूपीएससी क्यों ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप करिए, पॉज करिए और पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 के पेपर है, 2023 के पैटर्न में ये आपको देखने को मिलेगा। ये पैटर्न, यही पैटर्न हम बताते हैं कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, सभी 3 सही, कोई भी सही नहीं, ठीक। अब इसमें मान लो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आपने इसमें लिखा कि पहला, हालांकि इसके तीनों आंसर सही होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने देखा नहीं इसके कौन सा आंसर सही कौन सा नहीं, मैं आपको केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 1 और 2 मान लो सही है, ठीक। आपने पहले और दूसरे को सही माना। फिर उसके बाद किसी अभ्यर्थी ने 2 और 3 को माना सही, उसने 1 को गलत मान लिया। लेकिन जेन्युइन अभ्यर्थी जो था वो, उसको पता था कि मैंने 1 और 2 सही किया, यही उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है, यही बिल्कुल सही है। लेकिन किसी ने जो पहले से नहीं पढ़ रखा, उसने 2-3 को माना, अब उसने भी 2 लगाया, और जो जेन्युइन पढ़ के गया उसने भी 2 लगाया। अब यूपीएससी के लिए दिक्कत ये होगी कि ऐसे पैटर्न को ख़त्म करना, ऐसे पैटर्न में दिक्कत तो फिर सबको, मतलब जेन्युइन अभ्यर्थी को हम ले ही नहीं पाएंगे। हालांकि पढ़े लिखे ही पहुँचेंगे, लेकिन जो चाह रहे वैसे लोग नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ में थोड़ा सा विचार किया, और 2024 में और 2025 में पैटर्न फिर से चेंज किया उन्होंने, मतलब पहले जैसा ही कर दिया उन्होंने, ठीक। थोड़ा सा पैटर्न 25 में, 24 में कुछ प्रश्नों में 3-3 कथन वाले पूछने लगे, वो आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो 2023 में जब ये इस तरह का पैटर्न आया, तो इससे पहले 2022 में उन्होंने 5 प्रश्न रख करके इस तरह के प्रश्नों की जांच कर ली थी, कि लोगों ने विरोध तो नहीं किया। लोग 2022 में मैंने अपने दोस्तों से बोला था कि ये 5 प्रश्न रखें, अगली बार इनमें संख्या इनकी ज़्यादा बढ़ा देंगे, लगभग कहीं ऐसा ना पूरे प्रश्न रख दें। लेकिन उन्होंने लगभग 40+ प्रश्न इसके रखे थे। तो खैर ये चीज़ें से घबराना नहीं, लेकिन यूपीएससी ऐसा प्रश्न देता है तो उतने सवाल आपको ऐसे देता है, बिल्कुल सरल सरल, जिसको आप करके आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा, भारत सरकार काले तिल, जिसको नाइजर सीड भी बोल देते हैं, वैज्ञानिक नाम आपको याद नहीं करना, कि बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है। काले तिल की खेती की फसल के रूप में की जाती है। काले तिल की जो खेती होती है खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। आप खरीफ का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, खरीफ की फसल का पैटर्न कब से कब तक होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने डिटेल एनालिसिस में कराया, आप जाकर देख लेना। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए करते हैं। जनजातीय क्यों, सभी लोग करते हैं। तो ऐसे पैटर्न, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल हल्के में, मतलब बिल्कुल हल्के सवाल हैं जिनको बहुत ध्यान से आप याद करोगे। भाई आपको एमएसपी तो पता ही होगी काले तिल की होती है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप काले तिल कब आप खाते हो, जब आप ठंड में, नवंबर दिसंबर के आसपास। त्यौहार भी मनाया जाता है एक हमारा जनवरी में। ये फसलों के लिए ज़्यादातर हमारे भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं।
तो आपने देखा होगा कि ठंडियों में हम काले तिल का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब जून जुलाई में उगाया जाता होगा। तो जून जुलाई के आसपास जो उगाया जाता है और काटा जाता है नवंबर दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वो आपकी खरीफ फसल होती है। और अक्टूबर नवंबर में उगाया जाए और काटा जाए मार्च फरवरी लास्ट या मार्च अप्रैल के आसपास, तो उसको बोलते हैं हम रबी की फसल। उसमें गेहूँ हो गया, चना हो गया, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो काले तिल, खरीफ की फसल, ये तो कॉमन सेंस के हैं क्वेश्चन। और भारत में कुछ जनजातियाँ, कुछ पहली बात बोल रहा है, अब इसके आधार पर हम गलत सही नहीं करेंगे, लेकिन जनजाति लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में करते हैं। तो काले तिल के तेल तो हम लोग भी यूज करते हैं। तो जनजाति तो वैसे भी जंगल में रहते हैं, तो वो ज़्यादातर तो वैसे भी वो प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, तो उनकी बातें तो और सही होंगी। तो खैर इसमें हम आंसर नहीं बताएंगे, अब आपको इसके विषय में सोचना है कि क्यों सही हो सकता है ऐसा। तो बिल्कुल कॉमन कॉमन क्वेश्चन आपको छांटने हैं। मान लो कि 15 क्वेश्चन इकोनॉमी में आए, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ 10 क्वेश्चन आप चुपचाप छांट के कर लो। इसी तरह से 15 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में है, तो उसमें भी आप जो है 10 क्वेश्चन आराम से कर लो। हिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चन आए, तो आप मान के चलो कि 6-7, बहुत वीक है तो 6-7 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन करोगे, आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बहुत हुआ नहीं बनाना है। हम गलती क्या करते हैं, इनको बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में गलती कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। अब सरफेसी एक्ट मैंने आपको लिख दिया, क्योंकि ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन कथन है, इसमें सरफेसी एक्ट के बारे में हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल सोचो, आधारिक संरचना निवेश न्यास, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म इन्वेट कर दिया। ठीक, ट्रस्ट। अब मैं लिखूंगा नहीं इसको पूरा में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब भी कोई पर शॉर्ट फॉर्म हो, उसके बारे में फुल फॉर्म आपको पता हो, तो कभी सोचो कि ऐसा न्यास जो इन्वेस्टमेंट करता हो, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में। ठीक, सिंपल सोचा। जब भी आपको ऐसे, अब मान लो कि एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे म्यूचुअल फंड होता है, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होता है। ये क्या करते हैं कि ये लोगों से शेयर लेते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, और इसके बाद वो पैसा को, यहाँ पैसा इकट्ठा हो गया, फिर इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे रेल में, सड़क में, ठीक है, अन्य जगहों पर जिन पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में करते हैं पैसा। अब इसमें मान लो कि ये पैसा है, अब इसमें मान लो ये पैसा है, अब इनको मान लो इन्होंने निवेश किया। अब कल को ये, क्योंकि पैसा लोगों से ले रहे हैं, और उनको क्या दे रहे हैं, बॉन्ड दे रहे हैं, मतलब जिस आधार पे पैसा वापिस, मतलब पैसा देने के लिए उनको कुछ देते हैं कि आपको बाद में इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये मान लो कि इनको पैसा जब वापस करेंगे, तो उसमें उनकी आय भी होगी, मतलब उनका ब्याज होगा, क्योंकि बॉन्ड जो जारी किए उनमें यील्ड उनको मिलेगी और इसका लाभ मिलेगा। तो लाभ उस पर ये बोल रहा है कि जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती, कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश कर योग नहीं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से आपने सीखा क्या, कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा टफ है, टफ नहीं है, आपने इसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया। अब इंग्लिश में, हिंदी में क्या था, आधारिक संरचना निवेश न्यास लिख दिया है। अब आप इसको इंग्लिश में जरूर देखा करिए, तो उसमें लिखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिखा होगा। वहाँ पर आप देखोगे ऐसा ट्रस्ट, ऐसा न्यास, ऐसा कोई न्यास है, ठीक है, ट्रस्ट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है। किसमें इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी निवेश करेगा, तो कोई कंपनी होगी मान लो कि वो निवेश करना चाहती है, तो वो कुछ पैसा लोगों से लेगी, वो पैसा लोगों से लेगी, मान लो ये ट्रस्ट बना, ये पैसा लेगी, ये अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेगी। जब इसका लाभ होगा तो लोगों को देगी, जो लाभ होगा उसकी यील्ड प्राप्त होगी, तो क्या उसमें कर नहीं लगेगा। तो ये कैसे कैसे कर से छूट प्राप्त है। भारत में तो ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता कि आय में कर से छूट दे देते, तो इसमें पर्सनल इनकम टैक्स लगता है। तो इस आधार पर इसको गलत कर सकते हो, बाकी यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ वित्तीय परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इनविट को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनविट को ऋणी के रूप में, अब एक तरीके से ऋणी ही तो प्राप्त करती है। ये मान लो ये ट्रस्ट है और ये लोगों से ऋण लेती है, पैसा लेती है लोगों से। तो इसको जो है 2023 में 22 में जो है कुछ चेंज किए गए थे इनको परिभाषा में, सरफेसी एक्ट 2002 में। तो इसीलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। तो ऐसे प्रश्न ना भी आए तो आप किनारे कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनको आप आराम से कर सकते हो। आगे देखो, अब ये देखिए एमएसएमई बहुत ज़्यादा आपको पता फेवरेट टॉपिक है, मतलब काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ था 2020 के आसपास। अब 2020 में उन्होंने उसकी परिभाषा में चेंज किया, तो उन्होंने 2023 में इस प्रश्न को पूछ लिया। इस प्रश्न को पहुंच करके आप पढ़िए इनकी परिभाषा को। जब भी अभी कभी भी कोई चेंजमेंट हो, तो पहले 2006 का जैसे मान लो एमएसएमई एक्ट आया था, 2006 से अभी 2020 में जो परिवर्तन हुआ था, दोनों में तुलना करके पढ़ा करिए, जिससे क्या यूपीएससी क्या करता है कि 2006 की कुछ बातों को 2020 के अधिनियम के साथ जोड़ करके पूछ लेगा, क्योंकि लड़कों को पता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी नया अधिनियम आए तो उसको पुराने अधिनियम से तुलना करके पढ़ो। तो यहाँ पर हमको ये सीखने को मिला। तो हमने क्या कहा कि हमारे लिए एमएसएमई इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमको थीम क्या मिल गई, एमएसएमई। ठीक, इसके पहले हमने एमएसपी हमारी थीम थी एक, ठीक है, एमएसपी एक थीम मिल गई कि एमएसपी से हर साल प्रश्न पूछ ही लेता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो उद्योग, एमएसएमई, इनसे भी यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कह रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए
से 25 करोड़ रुपए के बीच थे, वे मध्यम उद्यम थे। अब हमें नहीं पता कि ये कितने थे, लेकिन आपको पढ़ना है। फिर 2020 के अधिनियम में क्या चेंज है, अगली बार हो सकता है 2020 के बारे में पूछ ले। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन रखता है। ये तो आप पढ़ते हो ना कि जो बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र लेंडिंग होती है, पीएसएल जिसको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, आप पढ़ते हो पीएसएल। पीएसएल उनमें से कुछ लोगों को, कुछ परसेंट उनको पैसा देना हो, तो उनमें एमएसएमई को भी रखता है। एमएसएमई आपको पता होगा कि एमएसएमई को भी कुछ परसेंट उनको देना पड़ता है। तो आपको पता होगा। तो ये तो दो कथन आपको लग रहा हो सही है, लेकिन पहले पे विचार करो। तो आंकड़े एक तो दिया है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि आंकड़े जब भी यूपीएससी दे तो उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप अंधी दौड़ में, लेकिन प्रश्न सॉल्व करना है तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आंकड़े दे, वो भी दो दो तीन तीन आंकड़े दे, तो थोड़ा सा आप समझ जाओ और यहाँ पर इसको गलत करने का प्रयास करो। लेकिन आपको अगर पता है तो पहले आप अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से इसको सही करने का प्रयास करो। अब इसका आंसर क्या होगा, आप अपने स्तर से चेक करना। एमएसएमई आपको पढ़ाना चाहिए। अब 2006 का अधिनियम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगली बार हो सकता है 2020 में पूछ ले। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इससे पहले मैं एक नज़र में ये चीज़ें नहीं पढ़ाता था, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 पहली बार आया के अनुसार उद्यमों का वर्गीकरण निवेश सीमा पर आधारित होता था, उनकी निवेश सीमा। बाद में इसमें संशोधन भी हुए, लेकिन मूल अधिनियम की परिभाषा इस प्रकार थी। मूल वर्गीकरण में 2006 के अधिनियम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र, भाई मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो पहले उसको डिवाइड करेंगे। फिर दूसरा क्या है, सेवा सेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ सेवा उद्यम दोनों है। सेवा का वेटेज ज़्यादा है हमारे जीडीपी में, आपको पता होगा। तो यहाँ पर लिखा सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो इंटरप्राइज, जिसमें संयंत्र शामिल होते हैं, मशीनरी शामिल होती है। कई लोग यूपीसी इसमें भी रख देगा कि जो सूक्ष्म उद्यम है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो उसमें संयंत्र मशीनरी में निवेश 2006 के अनुसार 25 लाख रुपए तक होता था, सूक्ष्म में, स्मॉल में, ठीक। फिर मीडियम में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो भाई 25 लाख से 5 करोड़ तक का होता, ठीक है, मीडियम में। और मध्यम में क्या था, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का था। फिर सेवा सेक्टर में यही चीज़ क्या थी, सूक्ष्म उद्यम में उपकरणों में निवेश 10 लाख तक का था। यहाँ 25 लाख है, तो दोनों मिला करके लिख देगा, पूछ लेगा। लघु उद्यम निवेश 10 लाख से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक होता है। फिर मध्यम उद्यम में निवेश 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक होता है, ठीक, यही है। फिर इसमें चेंज हो गया 2020 में, जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जिसमें उद्योगों को रजिस्टर्ड किया जाता है, उद्यम पोर्टल आपको पता होगा, रजिस्ट्रेशन के तहत 2020 उसके आगे अब वर्गीकरण संयोजन मानदंड जो है पर आधारित है, यानी निवेश प्लस टर्नओवर दोनों को देखा जाता है कि निवेश कितना है और टर्नओवर कितना। तो इसमें माइक्रो जो निवेश 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक कर दिया कि आपका निवेश जो है 1 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर आपका 5 करोड़ है। स्मॉल में 10 करोड़ तक का निवेश और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। मीडियम में 50 करोड़ तक का निवेश और टर्नओवर 250 करोड़ तक का। तो ये याद कर लेना। तो ये 2020 वाला याद करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 2006 वाला पूछा है, तो 2020 वाला आप पूछ रहे हैं। संक्षेप में 2006 में केवल निवेश सीमा पर आधारित वर्गीकरण था। 2020 से आगे इसे निवेश प्लस टर्नओवर दोनों पर आधारित कर दिया, ताकि अधिक उद्यमों को लाभ मिल सके, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आगे हम चलते हैं। अब इनमें देखिए, सिंपल है। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्र द्रव्य बाजार, काल मनी मार्केट, कोष बाजार, जिसमें कोष पत्र बाजार, जिसको ट्रेजेबल मार्केट, इंग्लिश में जरूर देखा करिए। जब भी इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट की जो भी शब्दावली है उनको ज़्यादातर इंग्लिश में देखने का प्रयास करिए। स्टॉक बाजार, पूंजी बाजार में उपरोक्त में से कितने शामिल है। अब आपको यहाँ से थीम मिल गई कि कैपिटल मार्केट यूपीएससी ने पूछा। अब आपको कैपिटल मार्केट के साथ साथ मनी मार्केट को भी अच्छे से पढ़ना है जाके। तो दो चीज़ें आपको, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट आपको पढ़ना है। यूपीएससी पूछ लेता है इनसे सवाल, हर साल पूछता है। तो अब आप इनमें से पूछा कितने शामिल है। अब इनमें से आपको पता होना चाहिए कि कॉल मनी मार्केट किस में आता है, मनी मार्केट में आता है। सीधी सी बात है, कॉल मनी मार्केट, मनी मार्केट ऐसे ही बोल रहा है, तो ये तो कैपिटल मार्केट में नहीं आएगा ना, तो दो हटा दो। इसी तरह से मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सरकारी बॉन्ड के बारे में पढ़ना है अच्छे से, फिर कॉल मनी मार्केट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ट्रेजरी के बारे में पढ़ना है, स्टॉक बाजार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी। ट्रेजरी भी आपको पता है कि जो मनी मार्केट होती है वो 365 दिन से कम के दिनों, मतलब 1 साल से कम अवधि के लिए काम करती है। और 1 साल से अधिक अवधि के लिए, 3 साल से अधिक अवधि के लिए जो काम करती है उनको हम दीर्घ या पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनमें देखिए, निम्नलिखित एसेट्स या परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा, माल सूची, ग्राहकों की डाक सूची। अब इंग्लिश में देखोगे तो इसमें मेल सूची लिखी हुई है। अब इनमें से कह रहा है कि अमूर्त निवेश है। निवेश एक मूर्त होगा, एक अमूर्त होगा। मूर्त को आप छू सकते हैं, अमूर्त को छू नहीं सकते। तो ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की सूची, ये सब आपको पता चलेगा कि अमूर्त निवेश में आता है, ठीक है। तो इसमें जब पूछ रहा था वैसा ही बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। जब भी ऐसी प्रश्न आए तो इनको कॉन्सेप्ट हमेशा अब मूर्त और अमूर्त निवेश के बारे में आप थोड़ा सा जाके पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी अगली बार चेंज करेगा, बॉन्ड पहचान के बारे में ही लिख देगा कि ये कौन से निवेश में आते हैं, ये बौद्धिक संपदा को लिख देगा, नीचे लिख देगा कौन से निवेश में आते हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, उस समय 1 रुपये को डिजिटल मुद्रा के रूप में मुद्रित किया गया था। मतलब बताया गया था कि 1 रुपये का यूज, जैसे आप 1 रुपये के सिक्के का यूज कर सकते हो, वैसे ही आप ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा होती है। वैसे डिजिटल मुद्रा आप देखते हुए कि जो है बिटकॉइन है, और एलन मस्क की भी एक मुद्रा थी एक अलग टाइप की वो। तो उसने जो है केंद्रीय बैंक की जो डिजिटल मुद्रा है इसका संदर्भ क्या है, तो उसने पूछा। उस समय यूपीएससी काफ़ी करंट अफेयर में चल रहा था, तो यूपीएससी ने पूछ लिया कि सदन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए डॉलर या SWIFT स्विफ्ट जिसको बोलते हैं प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। अब आपको पता होगा स्विफ्ट किस लिए यूज होता है। कोई डिजिटल मुद्रा, पहली बात तो आप स्विफ्ट को जाकर पढ़ो कि ये खत्म हो गया कि चल रहा है, ठीक। फिर इसके बाद एक लिबोर भी है, इसको भी पढ़ लेना, ये चल रहा है, ये खत्म हो रहा है। एक माइबोर है, भारत में चलता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जा करके देखना। तो देखिए अब मेहनत आपको ही करनी है, मैं तो आपको कल गाइड कर दूंगा कि सही दिशा में हमको पीवाईक्यू कैसे देखना है। फिर क्या कह रहा है, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंतर्गत अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। अब इनमें से क्या सही है ये आप देखो, लेकिन पहली बात आपको डिजिटल बैंक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में आपको जाकर पढ़ना है, ठीक। इसके लाइबोर, स्विफ्ट, माइबोर ये क्या है, अगली बार हो सकता है स्विफ्ट के बारे में ही पूछ लें, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। आगे चलते हैं, यही थीम है दोस्तों, लिबोर है, स्विफ्ट है, माइबोर है, डिजिटल, यही थीम है, यही रिपीट करती बार बार। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का 2 से 3% हिस्सा है, मान लो। भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय, अब देखिए यहाँ पर भी आंकड़ा आ गया, तो जब भी डाटा आए तो थोड़ा सा उसमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि डाटा कितना रटोगे। तो यूपीएससी भी डाटा, अब डाटा में खेल रहे हो तो वो डाटा आपको गलत दे करके भ्रमित करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा जो चर्चा में है कोई डाटा, तो वो जरूर उसको याद करने का प्रयास करो कि यूपीएससी इसको जरूर पूछ लेगा। भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों, भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, ये PLI स्कीम चली थी ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। अब कोई भी भाई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कौन था, जो भी भारत में काम कर रही कंपनी है उसको इसका फायदा मिलना था। तो आपको पता है भारत में विदेशी कंपनी भी बहुत सारी है, तो दो तो आपको लग रहा हो बिल्कुल सही है। फिर भारत वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 2 से 3% है। अब इतना आपको देखना है कि वैश्विक निर्यात में भारत का इतना योगदान है क्या। जब आप पढ़ोगे इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें आपको ये चीज़ें डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, इसको PLI स्कीम के बारे में थोड़ा देख लेना। एक DLI स्कीम आ गई थी इसके आगे, उसको भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि यूपीएससी 1-2 साल के पीछे का पूछ लेता है। करंट अफेयर पे जरूर फोकस रहना दोस्तों, ठीक। फिर क्या कह रहा है, कोविड महामारी, विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। भाई शुरू कोविड काल में तो ब्याज दरें घटाई गई थी, जिससे क्या हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, क्योंकि लोगों के अंदर डिमांड नहीं हो रही थी। लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये कोविड टाइम है। लेकिन कोविड के बाद फिर धीरे धीरे क्या होगी, ब्याज दरें बढ़ने लगी। तो अब यहाँ पर वही चीज़ तो बोल रहा है। फिर दूसरा कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपाय से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। अब आपको पता है कि जब मार्केट में ज़्यादा तरलता आ जाती है या कम तरलता हो जाती है, तो जो केंद्रीय बैंक है इसको एडजस्ट करता रहता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है, मौद्रिक नीति के माध्यम से ऐसा किया जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द। अब आपको बीटा शब्द के बारे में जाकर के पढ़ना है। अब ऐसे ही कोई शब्द यूपीएससी अगर मार्केट में करंट अफेयर में चल रहा है, तो ऐसे कोई भी शब्द हो उस पर आपका दिमाग जाना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि कोई शब्द अगर चर्चा में, शब्दावली कोई चर्चा में, तो यूपीएससी उससे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़ो, इसको पॉज करके इस प्रश्न को देखो, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सिंपल प्रश्न था, तो इसमें इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। फिर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था, तो उससे यूपीएससी ने पूछ लिया इसी को उठाकर कि ये है क्या, इसकी कॉन्सेप्ट, संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। तो युद्ध के कारण अपने देशों में बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़े खेती योग्य जमीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापना करना है। अब घुमाता है, थोड़ा ध्यान रखना। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वो निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। फिर कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारी और सामग्री की निविष्टियाँ प्रदान करती है, ताकि वे कंपनी के निर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के कृषि पण्य, इसको इंग्लिश में देख लेना, पण्य मतलब वस्तु का उत्पादन करें, ठीक। अब ये चीज़ आपको देखने की, ये लघु कृषक बड़े खेत होते क्या है, इसके बारे में जाकर के पढ़ो। तो ये हमको एक टॉपिक मिल गया एक तरीके से, ठीक है, सब टॉपिक मिल गया। अब इसके बारे में जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अगली बार उसी की व्याख्या से कोई ना कोई यूपीएससी सवाल बना देगा। क्योंकि यूपीएससी जब सवाल बनाता है, मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने 2011 से, जो नए पैटर्न के अनुसार 2011 से 2025 तक के पेपर देखे, और उधर देखे 1979 से,
इंग्लिश में थे, इसीलिए दोस्तों आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाया। कई दोस्त मांग रहे थे कि 1979 से सारा पेपर हमें दे दीजिए पीडीएफ के रूप में, तो वो इंग्लिश में मांगो तो इंग्लिश में दे देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो 1979 से जो मैंने पेपर अभी तक देखा 2025 तक, तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे एहसास हो गया कि यूपीएससी जब भी पेपर बनाता है तो वो अपने पीछे के पीवाईक्यू को जरूर देखता है, और उसी के किसी पॉइंट को उठा करके हाल में कोई करंट में चर्चा में चल रहा हो तो उन चीज़ों को जोड़ करके प्रश्न बना देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। स्विट्जरलैंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। पता नहीं भाई। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको जब भी करंट अफेयर में चर्चा होगी तभी ये पूछा जाएगा, तो ये करंट अफेयर की टॉपिक है। ठीक है, स्पेशल कौन जाकर स्विट्जरलैंड के बारे में अब स्पेशल पढ़ेगा, तो ये करंट अफेयर में जब चल रहे होते हैं, आईएमएफ की कोई जो है रिपोर्ट आ गई उसमें कुछ चर्चा में चल रहा होता है तो उसको थोड़ा सा आपको देखना है। तो आईएमएफ आपको जाकर के पढ़ना है, तो एक थीम आपको आईएमएफ के बारे में मिल गई। ठीक है, और रिजर्व ट्रांस के बारे में आपको जाकर पढ़ना है। रिजर्व ट्रांस, स्वर्ण रिजर्व ट्रांस, इसका रिजल्ट निके के बारे में जाकर के पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ पुनः मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत उपागम, ये केंद्रीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये आराम से आंसर तक पहुंचोगे आप। अब आपको इसमें बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा राज्य स्वास्थ्य सेक्टर है वो किस में आता है, केंद्र में आता है, मतलब स्वास्थ्य सेक्टर हमारा किस में आता है। पॉलिटिक्स थोड़ा सा संदर्भ है इसमें, लेकिन आपको थोड़ी बहुत समझ ये होनी चाहिए कि हमारा जो स्वास्थ्य सेक्टर है वो किस में आता है, केंद्र सूची में आता है कि राज्य सूची में आता है, तभी आप ये सवाल को आराम से कर सकते हो। थोड़ी बेसिक समझते हो, इसके लिए आपको बेसिक पहले से अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आप जा करके इसमें अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे। ये आपको मिल गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट है, ये हमेशा पूछता है, मेंस में पूछता है, यहाँ भी पूछ रहा है। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। ठीक, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। ठीक, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे होगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं जो ऋण के कोई अकेला सदस्य लेता है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको ये भी देखना है कि जो PSL है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, इसमें क्या SHG को रखा जाता है क्या, कि हम कुछ क्षेत्र में ऋण देते हैं तो इसमें रखते हैं क्या। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये कई सदस्य मिलकर के उधार लेते हैं या फिर आपस में बांटते रहते हैं। कभी इसको मिल गया एक व्यक्ति को, कभी मान लो कि ए है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये D है और ये E है। इतने लोग मिल करके जो है क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं। ठीक है, स्वयं हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं की सहायता के लिए एक हेल्प का ग्रुप भी बनाना। मतलब ग्रुप मतलब हमने A, B + C, D और E मिलकर के एक ग्रुप बनाए। ठीक है, लेकिन सहायता किसकी करनी है, स्वयं की। तो इन्हीं में से मतलब एक की सहायता, स्वयं A को अपनी सहायता करनी, तो ग्रुप की सहायता से अपनी सहायता करेगा। सिंपल सोचो, जब भी अभी का जो आपका एब्रीविएशन होता है जैसे SHG लिखा है तो हमेशा तोड़ने का प्रयास करो। स्वयं, S से सेल्फ, हेल्प ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो हेल्प करे स्वयं की, ऐसा कुछ तोड़ करके जब आप देखोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर उसी में निहित होगा। तो जब आप यूपीएससी के प्रश्नों को बार बार देखोगे तो ऐसे प्रश्न आपके करने की स्थिति में आप तभी हो पाओगे जब आप चीज़ों को तोड़ करके मड़ोड़ करके अंत तक पहुंचने, आंसर देख लिया तो फिर आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो आप इसको पॉज करके सेल्फ हेल्प ग्रुप को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, फिर इसके बाद इस प्रश्न को करना, तब आप जाकर के प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से एक गतिविधि को स्टरलाइजेशन कहते हैं, बंदकरण कहते हैं, कि एक भाग के रूप में माना जाता है। अब इसको स्टरलाइजेशन के रूप में चर्चा में चलता है। जब आपको करंट अफेयर पढ़ोगे तो ऐसी शब्दावली आएंगी। तो स्टरलाइजेशन के बारे में आप उस समय कोविड के समय काफ़ी चर्चा में चल रहा था, तो 2023 में पूछ लिया। ठीक है, तो इसके बारे में आप जाकर के पढ़ो। फिर इसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ो कि ये क्या होता है, क्या इसमें बॉन्ड की सेल होती है, बॉन्ड को बाय किया जाता है, ठीक है, खरीदा बेचा जाता है। तो इससे अगर सेल किया जाएगा तो मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्केट में क्या होगा, तरलता कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। भाई लोगों को बॉन्ड बेचे जाएंगे तो लोगों का जो पैसा वो मार्केट बैंक के पास चला जाएगा। लिक्विडिटी कम होगी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, वो भी कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे, बचत ज़्यादा करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि सेल करेंगे इसका मतलब ब्याज दर क्या करेंगे। अब यहीं पर तुरंत रिवीजन कर लो कि हमारी जो बैंक रेट है, मतलब कि रेपो रेट है, उसमें क्या परिवर्तन आएगा, वो बढ़ाई जाएगी कि घटाई जाएगी। तो लिक्विडिटी कम करनी तो इसका मतलब बढ़ाई जाएगी। ठीक, तभी तो लोग लिक्विडिटी कम करने के लिए अपने मार्केट में जो पैसा है उसको जमा करेंगे। बाय में इसी का उल्टा हो जाएगा,
तो इसको देख करके आपको देखना है कि यहाँ पर बाय में क्या होगा, बॉन्ड को बाय किया जाएगा, मतलब खरीदा जाएगा। इसका मतलब मार्केट में पैसा छोड़ा जाएगा, और पैसा छोड़ा जाएगा इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो लोग डिमांड करेंगे, निवेश करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ कम हो रही वहाँ बढ़ रही, तो यहाँ रेपो रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो लोग बैंक में पैसे ही नहीं जमा करेंगे, तो यहाँ रेपो रेट क्या हो गई, रेपो रेट कम हो गई। ठीक, तो यही ऐसे जब भी आप क्वेश्चन का देखो तो 5 मिनट देख करके चीज़ों को समझने का प्रयास करो। तो पहला वाले का जो पहला वाला दिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके बारे में हमने यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। तो ऐसे रिवीजन किया जाता है। फिर आगे देखो निपटारा और भुगतान प्रणाली की निगरानी, ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सोच लिया। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन, इसके बारे में थोड़ा देख लिया। फिर गैर बैंक वित्तीय संस्थान एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी के कार्यों का विनियमन रेगुलेशन कौन करता है, एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है। तो ये बैंक तो है लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी, ये बैंकिंग फाइनेंशियल में ये नॉन बैंकिंग में। अब इसमें ये देखना है कि ये जमा स्वीकार करती है कि नहीं करती है। ठीक है, कुछ एनबीएफसी जमा स्वीकार करती है, कुछ नहीं करती हैं। फिर ये लोन कैसे देती हैं, इनका जो एनपीए बनता है वो कैसे वसूला जाता है। तो ये जब व्यवहारिक चीज़ें में आप जाओगे तो क्वेश्चन के आंसर आपके आप स्वतः निकलने लगेंगे। तो खैर इतने प्रश्न थे, 14 प्रश्न थे। तो ये से 14-15 प्रश्न यूपीएससी हमेशा पूछता है। थोड़ा सा आप एक्टिव रहोगे तो ऐसे सवालों को आराम से आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।